हेलो, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक होगा प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक के बारे में। हमने तकरीबन जो बॉटनी है वो तकरीबन पूरी कर ही ली है। तो आज हमारा ही पादप उत्तक और इसके बाद एक और क्लास होगी, वो होगी प्लांट हार्मोन के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे वो प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, पादप उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारी बॉटनी वो पूरी हो जाएंगी। फिर इसके बाद हमारी क्लास होगी वो बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारी बॉटनी हो जाएगी वो तकरीबन पूरी हो जाएगी। इसके एक और क्लास के बाद पूरी हो जाएगी, वो जिसमें हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है पादप उत्तक, उसके बारे में अध्ययन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो उत्तक, पादप उत्तक, उत्तक क्या होते हैं? उत्तक क्या होते हैं? इसके पादप उत्तक से जानने से पहले हमें उत्तक के बारे में जानना होगा कि उत्तक होते क्या है। उत्तक क्या होते हैं कि हमारे जो शरीर होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लाखों करोड़ों संख्या में कोशिकाएं होती हैं। वो कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाओं का एक समूह होता है। समान उत्पत्ति और समान कार्यों को जो संचालित करने वाली जो कोशिकाएं होती है, जिनकी उत्पत्ति समान होती है और उनके कार्य भी क्या होते हैं कोशिकाओं के, वो समान होते हैं। उनके संचालित करने वाली जो कोशिकाओं है, कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। उत्तक क्या हो गए? कोशिकाओं का समूह, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स बोल सकते हो। तो उत्तक क्या होते हैं? उत्तक क्या होते हैं? समान उत्पत्ति, समान उत्पत्ति, समान उत्पत्ति व समान कार्य को, समान कार्य को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं मतलब सेल, कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या होता है? हम समान उत्पत्ति व समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है? उत्तक होता है। ये हमारा जो शरीर होता है, वो शरीर चाहे हमारा मानव शरीर हो गया, चाहे आप पेड़ पौधे हो, कोई भी पादप लो, तो उसके जो कोशिका होती है वो बहुत अधिक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो उन कोशिकाओं का समूह होता है, जो जिनका कार्य भी एक होता है और उनकी उत्पत्ति होती है, उनका कार्य करने के जो संपादित करने कार्य होते हैं वो भी उनका क्या होता है? एक ही होता है। उनके समूह को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं उत्तक। क्या बोला जाता है उनको? जो एक कार्य करने की क्षमता, जिनका कार्य एक ही होता है। कोई लेबर होते हैं तो उनके कार्य अलग अलग होता है ना, वैसे उनका, तो उनके जो समूह हो गया उनको क्या बोलेंगे? हम उत्तक बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया उत्तक क्या होता है? इसको वो मैंने आपको बता दिया है कि उत्तक इसके बारे में। तो अब हम उस उत्तक में भी हम कौन सा पढ़ेंगे? पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे कि पादप उत्तक क्या होता है, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उत्तक होते हैं, पादप उत्तक होते हैं, पादप उत्तक होते हैं। उत्तक के जो उत्तक होते हैं ना, उत्तक का अध्ययन क्या कहला जाता है? उत्तकों का अध्ययन। फिर हम पढ़े उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी उत्तक होता है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक के अध्ययन के बारे में पढ़ना जरूरी है कि उत्तक का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो उत्तक है ना, उत्तक, उत्तक के शाखा की स्थापना, शाखा की स्थापना के, उत्तक की शाखा की स्थापना, शाखा की स्थापना वो किसने की थी? मार्सेलो मालपिगी ने। मार्सेलो मालपिगी ने की थी। मार्सेलो मालपिगी ने उत्तक शाखा की स्थापना मार्सेलो मालपिगी ने की थी। और जो उत्तक शाखा की स्थापना जो, और ये टिश्यू है ना उत्तक शाखा, और ये हिस्टोलॉजी जो उनका जो अध्ययन कहलाता ना, हिस्टोलॉजी, इसका नामकरण किसने दिया था? वो दिया था मायर ने। हिस्टोलॉजी नामकरण, हिस्टोलॉजी नामकरण ये किसने दिया था? मायर ने दिया था। किसने दिया था? मायर ने। सन 1819 में दिया था। 1819 में हिस्टोलॉजी नामकरण दिया था वो मायर ने दिया था। और इस शाखा की स्थापना, उत्तक की शाखा की स्थापना की थी मार्सेलो मालपिगी ने की थी। किसने की थी? मार्सेलो मालपिगी ने। और इसका नामकरण दिया था वो मायर ने दिया था। अब हम पढ़ेंगे उत्तक के बारे में। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे। जो कौन से प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पादप उत्तक। फिर पादप उत्तक होते हैं, इसको हम दो प्रकार में डिवाइड करेंगे। कितने प्रकार में? दो प्रकार में। एक होता है
विभोज्योतक उत्तक, क्या होता है? विभोज्योतक उत्तक। और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। दूसरा क्या होता है? स्थायी उत्तक। विभोज्योतक उत्तक क्या होता है? इसमें जो उत्तक जो कोशिका होती है उनका क्या होता है? विभाजन होता रहता है। कोशिका में विभाजन होता है, ऐसे 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिका का विभाजन होता है। ये मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो विकास के लिए क्या है, इसका बहुत ही अहम योगदान है। और स्थायी उत्तक क्या होते हैं? स्थायी उत्तक में जो इनकी जो कोशिका होती है वो उन कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता, या तो उनका विभाजन नहीं होता है या फिर उनकी जो कोशिका होती है उन्होंने जो विभाजन करने की जो क्षमता होती है वो क्या कर दी, उन्होंने खो दी। मतलब पहले इन कोशिकाओं का विभाजन तो होता था लेकिन बाद में इनकी क्षमता है वो विभाजन करने की वो इन्होंने बिल्कुल खो दी। तो या तो उनमें जो कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता या फिर उन्होंने अपनी विभाजन करने की जो क्षमता है वो खो दे दी, फिर बाद में वो क्या बन जाती है? मृत कोशिका बन जाती है। कोई भी कोशिका होती है, मान लो आपने देखा होगा जो अखरोट होता है, अखरोट वो कच्चा होता है तब, और बाद में जो सूख जाता है तो उनका मृत कोशिका बन जाती है, मृत एकदम ठोस हो जाता है। तो वो क्या है? वो स्थायी होता है, मतलब फिर उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, वो कोशिका का विभाजन करने की क्षमता है क्या, वो खो देता है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। विभोज्योतक उत्तक क्या होता है? इसमें जो कोशिका का विभाजन होता है, इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसमें लिख दो आप, कोशिका विभाजन होता है, इसमें कोशिका का विभाजन, इसमें कोशिका का विभाजन होता है, इसमें कोशिका विभाजन होता है, इस कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता, या फिर इन्होंने अपने कोशिका जो विभाजन करने की क्षमता है वो क्या कर दी, इन्होंने खो दी है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। एक मिनट, फिर हम जानेंगे विभोज्योतक उत्तक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। विभोज्योतक उत्तक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है शीर्ष विभोज्योतक, शीर्ष विभोज्योतक, और एक होता है पार्श्व विभोज्योतक, पार्श्व विभोज्योतक, और नंबर 3 पे आता है अंतर्वेशी विभोज्योतक। ठीक है, एक होता है शीर्ष विभोज्योतक, एक होता है पार्श्व विभोज्योतक, और एक होता है अंतर्वेशी विभोज्योतक। और जो स्थायी उत्तक होता है इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और स्थायी विभोज्योतक होता है तो उसमें भी 2 प्रकार से होता है। कौन सा होता है? एक होता है सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक, और दूसरा होता है जटिल स्थायी उत्तक। फिर सरल स्थायी उत्तक होता है, वो भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पेरेनकाइमा, नंबर 2 पर होता है कोलेनकाइमा, नंबर 3 पर होता है स्केलेरेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा। एक होता है पेरेनकाइमा, नंबर 2 पर होता है कोलेनकाइमा, और नंबर 3 पर होता है स्केलेरेनकाइमा। फिर जटिल स्थायी उत्तक होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, जो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। जाइलम और फ्लोएम में क्या संवहनी उत्तक है, जो पेड़ पौधे से जड़ से जो लेते हैं, जड़ से जो जाइलम के द्वारा, जड़ से जो खनिज हो गया, पानी का अवशोषण कौन करता है? जाइलम करता है। और फिर उनके द्वारा जो पत्तियों द्वारा जो बनाया हुआ भोजन होता है वो पूरे पेड़ में कौन पहुंचाता है? वो फ्लोएम पहुंच जाता है। वो मैंने आपको बताया था, ये संवहनी उत्तक होते हैं, आपको पहले भी बताया था। तो पादप उत्तक, पादप उत्तक को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। कौन से? एक को बांटा विभोज्योतक उत्तक और दूसरा स्थायी उत्तक। विभोज्योतक उत्तक, इसमें कोशिका का विभाजन होता है, ये मतलब पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही सहायक होते हैं, पौधे के विकास के लिए इसमें इसका योगदान बहुत ही अहम होता है, विभोज्योतक उत्तक। और दूसरा होता है स्थायी उत्तक, इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, या तो विभाजन नहीं होता या फिर अपनी विभाजन की क्षमता है क्या, उन्होंने खो दी है। फिर विभोज्योतक उत्तक को हमने 3 भागों में बांटा, शीर्ष विभोज्योतक उत्तक और पार्श्व विभोज्योतक उत्तक और अंतर्वेशी विभोज्योतक। फिर और स्थायी उत्तक को हमने 2 भागों में बांटा, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक में पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा, जटिल स्थायी उत्तक में जाइलम और फ्लोएम आ गए। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो। फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ विभोज्योतक उत्तक में शीर्ष विभोज्योतक, पहले हम विभोज्योतक उत्तक पढ़ेंगे, उसमें शीर्ष विभोज्योतक, पार्श्व विभोज्योतक और अंतर्वेशी विभोज्योतक के बारे में पढ़ेंगे।
कौन सा है? पादप उत्तक। इसमें हम कौन सा पढ़ रहे हैं? विभोजोतक उत्तक। विभोजोतक उत्तक। विभोजोतक में पहला पढ़ रहे हैं शीर्ष विभोजोतक। शीर्ष विभोजोतक। शीर्ष विभोजोतक क्या होता है? शीर्ष विभोजोतक जो पेड़ होता है, ये मान लो ये कौन सा, ये क्या है? पेड़ है। ये पेड़ की जड़ें हैं। ये क्या? पेड़ की शाखाएं हैं, टहनियां हैं पेड़ की। तो शीर्ष विभोजोतक होता है ना, वो कहाँ पर पाया जाता है? या तो वो जड़ों की छोर पर पाया जाता है, और या फिर जो शाखाएं होती है, इनकी जो टहनियां होती है, इनके छोर पर पाया जाता है। मतलब ये जो पौधा होता है, पौधे के विकास के लिए इसका क्या होता है? इसका अहम योगदान होता है। जैसे जड़ हो गई, जड़ों की लंबाई के लिए इसका योगदान होता है, और पेड़ पौधे की जो शाखाएं हो गई, टहनियां हो गई, उसकी लंबाई में भी इसका बहुत ही अहम योगदान होता है। इसीलिए ये इनके छोर पर पाए जाते हैं, ताकि जो इनकी लंबाई बढ़ा सके। या तो जड़ों के छोर पर, और शाखाएं होती है इनके छोर पर पाया जाता है, ताकि इनकी लंबाई को ये बढ़ा सके। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? ये जड़ों व शाखाओं के, जड़ों व शाखाओं के छोर पर पाया जाता है। छोर पर पाया जाता है, और पौधे के विकास में अहम योगदान, पौधे का विकास करता है। पौधे व जड़ों का विकास करता है। जड़ों का विकास करता है। जड़ों का विकास करता है। कौन सा? शीर्ष विभोजोतक। शीर्ष विभोजोतक मतलब उनके शीर्ष पर पाया जाता है, या तो टहनियों के शीर्ष पर, या जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है यहाँ पर, ताकि जड़ों की लंबाई और इनके टहनियों जो शाखाएं होती है, इनकी लंबाई को बढ़ा सके। शीर्ष विभोजोतक। शीर्ष विभोजोतक का नंबर 2 पर आता है कौन सा? पार्श्व विभोजोतक। पार्श्व विभोजोतक। पार्श्व विभोजोतक क्या होता है? पार्श्व विभोजोतक ये क्या करता है? ये जो तना होता है, ये पेड़ पौधे का जो तना है, इस तना होता है, इस तने की मोटाई बढ़ाना, तने को मोटाई बढ़ाना, तने या जड़ हो गई, या इनकी जो शाखाएं होती है, इनकी मोटाई बढ़ाने के लिए पार्श्व विभोजोतक का कार्य होता है। इस उत्तक का क्या कार्य होता है? पेड़ों के तने, जड़ों व शाखाओं की मोटाई बढ़ाने में सहायक। मोटाई बढ़ाने में सहायक। कौन सा? पार्श्व विभोजोतक। पार्श्व विभोजोतक होता है, ये क्या करता है? जो पेड़ पौधे उनके तनों की जो मोटाई, जड़ हो गई, इनकी मोटाई बढ़ाने में, और शाखाएं हो गई, इनकी मोटाई बढ़ाने, इनकी लंबाई बढ़ाने के लिए तो कौन सा? शीर्ष विभोजोतक। और पार्श्व विभोजोतक क्या होता है? इनकी ये जो तना हो गया, इनकी जो मोटाई बढ़ाना, जड़ों की मोटाई बढ़ाना और शाखाओं की मोटाई बढ़ाने में इसका योगदान होता है। क्या मैंने जो बताया था ना आपको, जो विभोजोतक उत्तक होता है, ये पेड़ पौधे के विकास में इसका अहम योगदान होता है। तो ये क्या कर रहा है? पेड़ पौधे का विकास कर रहा है। कोई जो है वो जड़ों की लंबाई बढ़ा रहा है, कोई जड़ों की मोटाई बढ़ा रहा है, कोई तने की मोटाई वो लंबाई बढ़ा रहा है। ऐसे तो तने पौधे का क्या हो रहा है? ये विकास हो रहा है। पार्श्व विभोजोतक हो गया। पार्श्व विभोजोतक के बाद एक और बचा है हमारा नंबर 3 पर। नंबर 3 पर आता है, वो आता है अंतर्वेशी विभोजोतक। अंतर्वेशी विभोजोतक। अंतर्वेशी विभोजोतक। अंतर्वेशी विभोजोतक क्या करता है? जो हमारी जो शाखाएं होती है, पेड़ पौधे की जो शाखाएं होती है, उसकी जो पत्तियां होती है, ये क्या होती है? पत्तियां। उनकी पत्तियां हैं। पत्तियों की जो नोड की लंबाई होती है ना, पत्तियां हैं, ये जो इसकी लंबाई है ना, इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए पत्तियों के नोड की लंबाई कितनी होगी, ये फिक्स कौन करता है? ये अंतर्वेशी विभोजोतक करता है। पत्तियों की नोड की लंबाई, पत्तियों की नोड की लंबाई बढ़ाने में सहायक। लंबाई बढ़ाने में ये क्या होता है? सहायक होते हैं। पत्तियों के नोड की लंबाई बढ़ाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक, तो हमारे विभोजोतक उत्तक पूरा हो गया। फिर अब हम पढ़ेंगे स्थायी उत्तक। उत्तक 2 प्रकार के पादप उत्तक, एक है विभोजोतक और दूसरा है स्थायी उत्तक। विभोजोतक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम टॉपिक लेते हैं स्थायी उत्तक। कौन सा? स्थायी उत्तक। थोड़ा स्याही चेंज कर लेते। अब हम पढ़ते हैं स्थायी उत्तक।
स्थायी उत्तक होते हैं, मैंने आपको बताया था ये कितने प्रकार के होते हैं। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल स्थायी उत्तक और दूसरा होता है जटिल स्थायी उत्तक। तो हम पहले पढ़ेंगे सरल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक में अभी कौन सा? सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक में भी कौन सा? नंबर 1 पर आता है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा कौन सा? पेरेन्काइमा। सरल स्थायी उत्तक में आता है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या करता है? जो पौधा होता है, पौधे में जो फूड स्टोरेज, जो भोजन होता है, भोजन के संग्रहण के कार्य करता है। जो पौधा होता है, पौधे में जो भोजन बनता है, भोजन के संग्रहण का कार्य करता है, भोजन का संग्रहण करता है। ये क्या करता है? भोजन को स्टोरेज करता है, फूड स्टोर करता है। भोजन का संग्रहण, पेड़ पौधों में आपको पता है कि जो भोजन का स्टोरेज होता है, संग्रहण होता है, किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। पेड़ पौधे अपने भोजन का संग्रहण करते हैं, वो किसके रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में। स्टार्च क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण, पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में ये क्या करते हैं? भोजन का संग्रहण करते हैं। कौन करते हैं? पेरेन्काइमा, स्टार्च के रूप में। स्टार्च क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। फिर 2 नंबर पे आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा 2 नंबर पर आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है? ये पेड़ पौधे होते हैं, इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पेड़ पौधे आपने देखा होगा, जो पेड़ पौधा होता है, जो जब हवा चलती है, बहुत तेज हवा या आंधी चलती है, तो पेड़ पौधे होते हैं वो ऐसे हिलते डुलते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं है, ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं, लेकिन कभी वो टूटते नहीं है। तो वो उसमें जो कौन सा टिश्यू होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है? वो कोलेनकाइमा उत्तक होता है। कोलेनकाइमा वो उत्तरदायी होता है। जो पेड़ पौधों की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो क्या करता है? मजबूत करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, पेड़ पौधों को, उसको टूटने से बचाता है। पौधे की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या, किसके लिए? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उत्तरदायी। ये पेड़ पौधे को क्या करता है? फ्लेक्सिबल बनाता है, टूटने से क्या करता है? ये बचाता है। कौन सा? कोलेनकाइमा उत्तक। इसमें क्या होता है? इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, वो कोशिका भित्ति होती है ना, उनकी जो वो क्या होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति में, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति होती है क्या? वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और उसकी कोशिका में पैक्टिन क्या जमा होता है? पैक्टिन। सेल्यूलोज क्या? एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है। पैक्टिन क्या है? पैक्टिन एक मिक्सचर है। कौन किसका? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का क्या है? मिक्सचर है। उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका होती है वो किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके लिए क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है उसको। सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। कौन से? कोलेनकाइमा होते हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कौन सी होती है? वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसलिए क्या होता है? पेड़ों को टूटने से ही बचा लेता है। कौन? कोलेनकाइमा। पेरेन्काइमा हो गया, ये पेड़ पौधे के स्टार्च के रूप में भोजन का क्या करता है? संग्रहण करता है, फूड स्टोरेज का कार्य करता है। और कोलेनकाइमा हो गया नंबर 2 पर, ये क्या करता है? पेड़ पौधे की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। फिर नंबर 3 पर आता है स्क्लेरेन्काइमा। नंबर 3 पर क्या आता है? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा नंबर 3 पर आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है? पेड़ पौधों में हार्डनेस होती है, कठोरता, उसके लिए उत्तरदायी होता है स्क्लेरेन्काइमा। आपने देखा होगा जो पौधा होता है उसको, आपने अखरोट देखा होगा, अखरोट देखा होगा, या नारियल देखा होगा आपने, नारियल देखा होगा आपने। वो होता है उसके ऊपर जो कठोर आवरण होता है, अखरोट हो गया, नारियल हो गया, उसके ऊपर जो कठोर आवरण होता है वो किसकी वजह से होता है? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है, उसकी वजह से पेड़ पौधे में जो क्या होता है? कठोर आवरण होता है, उसकी सुरक्षा, उसकी जो कवरिंग करता है, ये कौन करता है? ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू करता है। उसकी पेड़ पौधे का उसके फल होता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसकी कवरिंग करता है। तो फलों के कठोर आवरण, फलों के बाहरी कठोर आवरण, बाहरी कठोर आवरण के लिए उत्तरदायी, आवरण के लिए उत्तरदायी के लिए ये क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। फलों की सुरक्षा करते हैं, बाहरी फलों के बाहरी कठोर आवरण के लिए उत्तरदायी। फलों की सुरक्षा, फलों की सुरक्षा, फलों की क्या करते हैं? ये सुरक्षा करते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती है, इनमें क्या होता है कि इनकी जो कोशिका होती है बहुत ज़्यादा, ये कोशिका होगी, ये कोशिका, ये कोशिका, इनमें जो कोशिका होती है इनकी सतह में क्या होता है? ये लिग्निन सा जमा हो जाता है। लिग्निन जिससे इसे क्या करता है? इसे कठोर बनाता है। लिग्निन जमा हो जाता है। कोशिका
कि भित्ति, कोशिका भित्ति में बाहर, कोशिका भित्ति पर लिग्निन जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? लिग्निन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, ये कठोर हो जाती है बहुत ज्यादा। यानी कि कोशिका भित्ति होती है, इसमें लिग्निन जमा हो जाता है। कोशिका भित्ति मान लो ये कौन क्या होती है आपको पता है, ये पादप कोशिका होती है। पादप कोशिका होती है, इसकी जो बाहरी जो होती है ना, इनकी जो बाहरी भित्ति, इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। जो इसकी बाहरी जो संरचना को कोशिका भित्ति बोलते हैं और अंदर की संरचना उसको कोशिका झिल्ली बोलती है। ये सिर्फ कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो आपको याद रखना, कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो। ये प्लांट टिश्यू हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। प्लांट टिश्यू में हमने क्या पढ़ा, प्लांट टिश्यू होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभोजक ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। विभोजक ऊतक उसमें कोशिका का विभाजन होता है, स्थायी ऊतक में क्या होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। विभोजक ऊतक होता है कोशिका पेड़ पौधे के विकास के लिए उसमें योगदान होता है। विभोजक ऊतक को हमने 3 भागों में बांटा, शीर्ष विभोजक, पार्श्व विभोजक और अंतर्वेशी विभोजक। फिर हमने जो स्थायी कोशिका, स्थायी को भी हमने 2 भागों में बांटा, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक में हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़े। और फिर जटिल स्थायी ऊतक उसमें हमने, अब हम जटिल स्थायी ऊतक पढ़ेंगे। जटिल स्थायी ऊतक पढ़ना बाकी है। जटिल स्थायी ऊतक उसमें कौन कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम। कौन से? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और नंबर 2 पर होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये क्या हो गया, पौधा हो गया, ये इनकी जड़ें हो गई। और ये क्या हो गई, इनकी शाखाएं हो गई। ये क्या हो गई, शाखाएं हो गई, इनकी क्या हो गई, शाखाएं। तो जाइलम होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्या समवर्णी ऊतक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, जाइलम क्या करता है, ये कहाँ पाया जाता है, इनकी जड़ों पर पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है, जड़ों पर पाया जाता है, जड़ों की सतह पर पाया जाता है। ये क्या करता है, जो जमीन होती है, जमीन के अंदर जो खनिज हो गए, जल का अवशोषण करता है। जल का अवशोषण करके जाइलम क्या करता है, ये पत्तियों तक पहुंच जाता है और पत्तियां क्या करती है, इनके जो भोजन बना देती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का करके फिर क्या करती है, वो भोजन बनाती है। और उनका वो भोजन होता है वो क्या होता है, पूरे पेड़ में संचारित होता है, पूरे पेड़ में, उसकी शाखाओं में भी, उनके तने में भी, उसकी जड़ों में भी पूरा भोजन बन के तैयार होता है। वो कौन करता है, काम करता है, फ्लोएम करता है। फ्लोएम करता है। और जाइलम होता है, ये क्या करता है, ये करता है, जो जड़ें हो गए उसके द्वारा जो खनिज हो गया और जल का अवशोषण जाइलम करता है, और जल का अवशोषण जाइलम करता है। जा मतलब जल, और फ्लोएम, एफ मतलब फूड, ये खाना जो बनकर तैयार हुआ वो पूरे पेड़ में कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये जाइलम हो गया, इनमें क्या होता है, जो ट्रांसपोरेशन होता है वो कितना होता है, 1 वे होता है। मतलब यहाँ से जो खनिज हो गया, जल हो गया, वो ऊपर तक पहुंचाता है। लेकिन फ्लोएम में होता है वो 2 वे होता है। मतलब पत्तियों द्वारा वो भोजन बनता है, वो पेड़ पौधों में पहुंचाता है और जड़ों में भी पहुंचाता है। मतलब उनका वो 2 वे ट्रांसपोरेशन होता है। ठीक, आपको समझ में आ गया। जटिल स्थायी ऊतक में जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो हमारा जो प्लांट टिश्यू, जो पादप ऊतक होता है, वो पूरा हो गया। अब हम कुछ और भाग लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट साइड लेंगे जो पेड़ पौधा पाए जाते हैं। मान लो एक बीज होता है, बीज कितने प्रकार के होते हैं, बीज होते हैं, बीज में 2 भाग होते हैं पेड़ पौधा में। बीज होते हैं, बीज एक क्या होता है, एक होता है प्लम्यूल, और 2 होता है, दूसरा होता है मूलांकुर। बीज के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लम्यूल और नंबर 2 होता है मूलांकुर। जो बीज होता है उसमें जो पेड़ पौधा होता है उसकी जो जड़ें होती है, वो जड़ें किससे विकसित होती है, वो मूलांकुर से विकसित होती है। जड़ें होती है वो मूलांकुर से विकसित, जड़ें मूलांकुर से विकसित होती है, मूलांकुर से विकसित होती है। जड़ें होती है वो मूलांकुर से विकसित होती है। और तना होता है वो किससे विकसित होता है, प्लम्यूल से विकसित होता है, प्लम्यूल से विकसित होता है। ठीक है, तना होता है वो प्लम्यूल से विकसित होता है। तो हमने बीज के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं जड़ों के बारे में। जड़ें, जो पौधों की जो जड़ें होती है वो कितने प्रकार की होती है। वैसे जड़ें होती है वो कितने प्रकार की, आमतौर पर वो जड़ें होती है, जो मुख्य तौर पर वो जड़ें होती है 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है मूसला जड़ें, और नंबर 2 होती है वो होती है अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ें क्या होती है, ये एक मजबूत तने की जैसी होती है। मूसला जड़ें होती है मजबूत तने की तरह होती है, फिर इसमें ऐसे साइड में ऐसी पाई जाती है। तो ये कौन सी जड़ें होती है, ये मजबूत तने के रूप में होती है। मतलब इस जड़ों का विकास होता है वो क्या होता है, मूलांकुर से होता है। इन जड़ों का विकास मूलांकुर से होता है और मजबूत तने की तरह होती है। जैसे हो गया आपने गाजर हो गया, गाजर की जड़ें होती, गाजर हो गया, प्याज हो गया,
गाजर हो गया, प्याज हो गया, वो इनकी जड़ें क्या से होती है, ये मूसला जड़ें होती है। अपस्थानिक जड़ें क्या होती है, ये मूसला जड़ें ये मजबूत तने के रूप में न होकर के ऐसे बालों की संरचना की तरह ऐसे फैली हुई होती है। मतलब इन जड़ों का विकास होता है वो मूलांकुर से नहीं होता है, इन जड़ों का विकास मूलांकुर से नहीं होता है। सामान्यतः मैंने आपको बताया था कि जो जड़ें होती है उनका विकास किससे होता है, मूलांकुर से होता है, जड़ों का विकास मूलांकुर से होता है। लेकिन जो अपस्थानिक जड़ें होती है उनका विकास मूलांकुर से नहीं होता है। ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि मूसला जड़ें कितने प्रकार की होती है और अपस्थानिक जड़ें कितने प्रकार की होती है। मूसला जड़ें होती है वो 4 प्रकार की होती है। मूसला जड़ें होती है वो कितने प्रकार की होती है, मूसला जड़ें, मूसला जड़ें होती है, मूसला जड़ें वो होती है वो अब कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। मूसला जड़ें कौन कौन सी होती है, आप लिख लो, नंबर 1 पर लिख लो शंक्वाकार, शंक्वाकार लिख लो। नंबर 2 पर लिख लो आप फूसीफारम, ये भी क्या होती है, मूसला जड़ें के प्रकार है। नंबर 3 पर लिख लो आप नेपीफारम हो गया, नेपीफारम हो गया। नंबर 3 पर क्या होगा, जो नेपीफारम होती है ये भी क्या होती है, मूसला जड़ का ही एक क्या है, प्रकार है। और नंबर 4 पर हो गया शंक्वाकार, फूसीफारम, नेपीफारम, न्यूमेटोफोरस, ये 4 जड़ें। शंक्वाकार में कौन सी जड़ें आती है, जो गाजर हो गई, गाजर हो गया वो किस में आता है, शंक्वाकार जड़ में आता है। फूसीफारम, नेपीफारम, न्यूमेटोफोरस। फूसीफारम में कौन सा आता है, जो प्याज होता है वो फूसीफारम में आता है। न्यूमेटोफोरस में इसमें आता है जो सुंदरी होती है, सुंदरी होता है वो किस में होता है, न्यूमेटोफोरस होता है उसमें आता है। सॉरी, फूसीफारम में प्याज नहीं होगा, प्याज नहीं आएगा, इसमें आती है प्याज, तो उसमें आता है ना, प्याज इसमें नहीं है। प्याज तो सलकंद आता है, वो तना होता है, जड़ थोड़ी होती है। प्याज तो क्या है, तना है। गाजर हो गया और मूली होती है ना, ये फूसीफारम में आती है, मूली हो गया। ये नेपीफारम, इसमें चुकंदर आता है, चुकंदर आता है, वो नेपीफारम में आता है। न्यूमेटोफोरस है, उसमें सुंदरी आती है। मूसला जड़ें हो गई। अब बताता हूँ अपस्थानिक जड़ें क्या होती है। अपस्थानिक जड़ें होती है वो कितने प्रकार की होती है, अपस्थानिक जड़ें होती है वो कितने प्रकार की होती है। एक होती है स्तंभ मूल, कौन सी, स्तंभ मूल। दूसरी होती है अवस्तंभ मूल। तीसरी होती है कंदिल मूल। चार होती है क्लाइंबिंग मूल। नंबर 5 होती है वायवीय मूल। नंबर 6 होती है परजीवी मूल। स्तंभ मूल हो गया, इसमें कौन आ गया, बरगद आता है। वो कौन से जड़ का प्रकार है, स्तंभ मूल का प्रकार है। बरगद आपको पूछ ले कौन सी जड़ें होती है, वो स्तंभ मूल होती हैं। अवस्तंभ मूल में आता है आपके गन्ना आता है, वो किस में आता है, अवस्तंभ मूल में आता है। जो गन्ना होता है वो किस में आता है, अवस्तंभ मूल में आता है। एक होता है क्लाइंबिंग परजीवी मूल होता है, उसमें कौन सा आता है, अमर बेल होती है। मैं आपको जो मुझे याद है वो बता देता हूँ। अमर बेल होती है वो परजीवी मूल में आती है। और वायवीय मूल आता है, उसमें कौन सा, तो आर्किड होता है, एक पौधा होता है आर्किड, वो आता है, वो वायवीय मूल में आता है। क्लाइंबिंग मूल, उसमें मनी प्लांट आ गया, मनी प्लांट आ गया, वो किस में आता है, क्लाइंबिंग मूल में आता है। कंदिल मूल में आ गया आपके कौन सा आता है, शकरकंद आपने देखा, शंकरकंद होता है, वो होता है कंदिल मूल का हिस्सा है। कौन है, शकरकंद होता है, वो क्या होता है, कंदिल मूल का हिस्सा है। तो हाँ, ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको बता दिए। अपस्थानिक जड़, स्तंभ मूल, उसमें बरगद आ गया। अवस्तंभ मूल में गन्ना, कंदिल मूल में शकरकंद, क्लाइंबिंग मूल में मनी प्लांट, वायवीय मूल में आर्किड, परजीवी मूल में अमरबेल। ये आप याद कर लेना। तो जड़ें हो गई पूरी। मैं आपको जड़ों के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जड़ें होती है वो पौधे के लिए कितनी लाभदायी होती हैं।
जो पौधे का जो मुख्य भाग है, जड़ क्या है, पौधे का मुख्य भाग है। जड़ों से जड़ें होती है, क्या करती है, पौधा होता है, जो पौधा होता है उसको क्या करती है, जो भूमि में, जो मिट्टी में पौधे को रोपण करती है, वो क्या करती है, वो रोपण का काम वो जड़ें करती है। पौधा मिट्टी होती है, उससे जो प्रमुख जो जल हो गया, खनिज हो गया, जो जल हो गया, जो खनिज हो गया, जो मिनरल्स होते हैं, उसको जो उत्सर्जन, उसका जो अवशोषण करता है वो किसके माध्यम से होता है, जड़ों के माध्यम से होता है। ये मिट्टी को बांधे रखता है। और पेड़ पौधों को यांत्रिक सहारा भी कौन देता है, जड़ें देती है। तो जड़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है पौधे के लिए। फिर अब मैं आपको बताता हूँ तने। तना क्या होता है, तने होते हैं, तने वो कितने प्रकार के होते हैं, तने 4 प्रकार के आपको बताता हूँ। तने तो वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ, जो आलू होता है वो भी क्या होता है, एक तना होता है। प्याज होता है वो भी तना है। लहसुन है वो भी क्या है, तना है। अदरक भी है वो क्या भी है, तना है। हल्दी है वो भी क्या है, एक तना है। तो ये तना है। ये तना किससे, उनको तो तना के प्रकार होते हैं। एक होता है जो कंद, कंद मूल, कंद होता है। कंद में कौन से आते हैं, कंद में जो आलू आ गया, आलू हो गया वो कंद, आलू आ गया। और सॉरी, आलू, आलू होता है वो कौन सा तने का प्रकार है, कंद। कौन सा, कंद। आलू हो गया वो कौन सा तने का प्रकार है, कंद। और कंद आ गया। फिर है प्रकंद, एक है सल्क कंद, एक होता है कंद, नंबर 2 है प्रकंद, नंबर 3 पे आता है सल्कंद। कंद, प्रकंद, सल्कंद। और एक और है, कौन सा है तने का प्रकार, कंद हो गया, प्रकंद हो गया, सल्कंद हो गया, और एक और प्रकार है, कौन सा है, कंद। कंद में आता आलू, धनकंद। सलकंद में कौन से आ गए, प्याज आ गया, ये सलकंद में आता है। कौन सा तना है, सलकंद। और लहसुन हो गया। और जो अदरक आती है, अदरक आती है वो कौन सा तना का प्रकार है, प्रकंद। अदरक आ गई, हल्दी आ गई ये। और धनकंद, उसमें जो अरबी आती है, ये कौन है, धनकंद। मैंने आपको जो बताया था ना, वो जड़ें होती है, वो क्या होती है, जड़ें होती है ना। ये जो पौधा होता है, जो जड़ें होती है वो क्या होती है, जड़ें होती है वो धन जलानुवर्ती होती है। जो जल होता है ये नीचे होता है, उसकी साइड जहाँ जल है, ये जमीन है, यहाँ जल भी क्या होता है, नीचे होता है, उसी साइड क्या होती है, जड़ें होती है। जड़ें होती है वो क्या होती है, धन जलानुवर्ती होती है। और धन गुरुत्वानुवर्ती होती है, लेकिन ऋण प्रकाशानुवर्ती होती है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। जड़ें होती है वो क्या होती है, मैं आपको नीचे लिख देता हूँ। जड़ें होती है वो क्या होती है, धन जलानुवर्ती, धन जलानुवर्ती, धन गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती, और ऋण, ऋण प्रकाशानुवर्ती। कौन, जड़ें। धन, जड़ें होती है वो धन जलानुवर्ती होती है। जल कहाँ होता है, नीचे होता है जमीन में। और जड़ें भी क्या होती है, जमीन के अंदर होती है, नीचे। तो वे क्या हो गया, धन, इनकी जो दिशा होती है वो क्या हो गई, सेम हो गई, इसलिए क्या हो गया, धन जलानुवर्ती। और धन गुरुत्वानुवर्ती है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, वो पृथ्वी होती है ऊपर की चीजों को अपनी ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है, अपनी तरफ खींचता है। कोई भी धरती पर जो चीज होती है वो अपनी तरफ खींचता है। और तो ये धन गुरुत्वानुवर्ती होती है। ऋण प्रकाशन होता है, प्रकाश क्या होता है, ऊपर की साइड होता है। तो और जड़ें होती है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, प्रकाश ऊपर होता है। तो ये क्या होती है, ऋण प्रकाशानुवर्ती होती है। वैसे ही जो तना होता है, ये जो तना होता है, तना किसकी ओर, कहाँ ग्रोथ करता है, आसमान की ओर। तो ये क्या हो गया, धन प्रकाशानुवर्ती हो गया। और ऊपर की ओर जल होता है, नीचे होता है, तो ये क्या हो गया, ऋण जलानुवर्ती। और ऋण गुरुत्वानुवर्ती। आपको समझ में आ गया होगा, गुरुत्वानुवर्ती तना होता है वो, ऋण गुरुत्वानुवर्ती होता है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। ये आप तने के प्रकार, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि तना होता है वो आलू किस में आता है, प्याज किस में आता है, लहसुन किस में आता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अदरक होती है वो किस में आते हैं, हल्दी होती है। फिर और इम्पोर्टेंट कुछ रहा नहीं। पत्ती होती है, पत्ती तो आपको मैंने आपको पहले भी बताया था, पत्ती होती है। पत्ती होती है वो क्या होता है, पत्तियों का जो पेड़ पौधों में जो पत्तियों का अरेंजमेंट कहलाता है, पत्तियों का अरेंजमेंट, वो क्या कहलाता है, पत्तियों का अरेंजमेंट। पत्तियों का अरेंजमेंट वो फाइलोटैक्सी कहलाता है।
मैं आपको बताऊंगा कि जो हार्मोन्स होते हैं वो पत्तियों में जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन से उत्तरदायी होते हैं, हार्मोन्स पत्तियों का जो अरेंजमेंट करता है उसमें कौन सा हार्मोन्स होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी पत्तियों का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, फाइलोटैक्सी कहलाता है। कल मैं आपको हार्मोन्स की जो क्लास लूंगा उसमें आपको बताऊंगा पूरे पेड़ पौधों में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये पत्तियों में आप देख लो, पत्तियों का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, फाइलोटैक्सी कहलाता है। पत्तियों में जो कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है। पत्तियों में धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कहाँ, पर्णहरित में पर्णहरित होता है वहाँ पर मैग्नीशियम के बिना ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो ऊर्जा होती है वो उसको ग्रहण नहीं कर सकते मैग्नीशियम के बिना, यह असंभव है। जो ऊर्जा होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो ऊर्जा होती है उसको ग्रहण ये कर ही नहीं पाएंगे, तो मैग्नीशियम उसका बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। ठीक, और अभी एक लास्ट देख लो, फल होते हैं। फल होते हैं जो कौन कौन से होते हैं, हम जो फल खाते हैं सत्य फल कौन से होते हैं और असत्य फल कौन से होते हैं। एक होते हैं सत्य फल और दूसरा होता है असत्य फल। सत्य फल कौन से होते हैं और असत्य फल कौन। सत्य फल क्या होता है, जिसमें जो फल जो पकता है ना वो उस फल किससे पकता है, जो अंडाशय से पकता है। मैंने आपको जो फ्लावर पढ़ाया था, मैंने आपको जो फ्लावर पढ़ाया था आपको याद होगा, मैंने आपको फ्लावर पढ़ाया था उसमें जो फीमेल पार्ट पढ़ाया था, ये जो फीमेल पार्ट पढ़ाया था मैंने आपको बताया था ये फीमेल पार्ट है और ये क्या है, मेल पार्ट है, इसका पुंकेसर है। फीमेल पार्ट में क्या होती है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और इसमें फीमेल पार्ट में क्या अंडाशय होता है, ये अंडाशय है। इसके अंदर क्या होते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं, ये बीजाणु है। ये फीमेल पार्ट है और ये क्या मेल पार्ट है। जो फल होता है वो तैयार कौन सा, अंडाशय से पककर तैयार हो जाता है। फल होता है उसका निर्माण, और फलों के अंदर जो बीज होते हैं वो बीजाणु से बनते हैं। तो इसका जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट में जो अंडाशय होता है, अंडाशय उससे क्या होता है, अंडाशय पककर क्या हो जाता है, फल में तब्दील हो जाता है। तो जो सत्य फल कैसा होता है, जिसमें जो अंडाशय से पकता है, अंडाशय से जो पकता है उसको क्या होता है, सत्य फल कहते हैं। और असत्य फल क्या होता है, जिसमें अंडाशय तो पकता ही है लेकिन उसके साथ साथ जो ये वर्तिकाग्र वर्तिका हो गई वो भी इसमें क्या पक जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, असत्य फल कहलाते हैं। कौन, उसके बारे में आपको उदाहरण बताऊंगा कि जो कौन से फल होते हैं सत्य होते हैं। सत्य फल किसमें होते हैं, जिसमें अंडाशय से पककर जो तैयार होते हैं वो सत्य फल कहलाते हैं। तो जैसे आम हो गया, ये अंडाशय से पककर तैयार है। जो फल अंडाशय के पकने से बनते हो, जो फल अंडाशय के पकने से तैयार होते हो, के पकने से तैयार होते हो, कौन कौन से, जैसे आम हो गया, केला हो गया, टमाटर हो गया। टमाटर भी क्या है, फल है। भिंडी हो गई, ये भी क्या है, फल है। आम हो गया, केला हो गया, टमाटर हो गया, भिंडी हो गई, ये किस में आते हैं, फल में आते हैं। और बैंगन हो गया, ये भी फल है। असत्य फल वे फल जो फल अंडाशय के साथ साथ वर्तिकाग्र भी द्वारा पककर तैयार हो। अंडाशय के साथ साथ वर्तिकाग्र भी पकते हैं। उसमें जो फूल होता है, फूल के पार्ट होता है ना, जो मैंने आपको बताया फीमेल पार्ट अंडाशय होता है, ये वर्तिकाग्र है, ये क्या है, वर्तिका। आप दोबारा आप देख लेना, वो पूरा ये तैयार हो जाता है, पकता है, ये पूरा पकता है। लेकिन जो सत्य फल होता है उसमें सिर्फ ये अंडाशय यही पकता है, ये फिर टूट जाता है इससे, तो वो पूरा पककर तैयार हो जाता है। उसमें आप कौन सा, जैसे सेब हो गया, ये सेब हो गया, बेरी हो गया, नाशपाती हो गया, ये किसमें, ये असत्य फल में आते हैं। असत्य फल है। जो सत्य फल आते हैं वो आम हो गया, केला हो गया, टमाटर, भिंडी, बैंगन, ये सत्य फल में। तो हमारा जो प्लांट टिश्यू हो गया वो कंप्लीट हो गया। तो कल हमारा टॉपिक होगा वो प्लांट हार्मोन्स के बारे में होगा, पादप हार्मोन्स के बारे में। फिर हमारी जो बॉटनी होगी पूरी हो जाएगी। फिर हमारी जो क्लास होगी वो बायोलॉजी होगी। बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक हम कौन सा करेंगे, सेल कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।